हम पढ़ने वाले हैं क्या? फॉर्मूलाज पढ़ने वाले हैं। और कौन से फॉर्मूला? सारे के सारे, पूरी क्लास 11। कोई भी बच्चा अगर ऐसा है ना जिसने कोई भी चैप्टर बीच का छोड़ के आगे जाके सीक्वेंस मिस करके कोई आगे का चैप्टर पढ़ा होगा, समझ में नहीं आएगा। फिर वो कमेंट में लिखेगा सर ये तो समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं आपने क्या लिख दिया। चैप्टर वाइज ही कराऊंगा आज भी, है ना। पहले जैसे हम करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशंस, फिर हम करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, देन मोशन इन प्लेन, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा एनएलएम, समझ रहे हो, इसी सीक्वेंस में चलेंगे। मैं मानता हूँ स्कूल में बहुत सारी जगह तो फ्रिक्शन, एसएचएम ये पढ़ाए भी नहीं जाते, आगे बढ़ जाते, पर तुम्हारा नुकसान होगा। तुम आईआईटी नीट के लिए कैसे तैयारी कर पाओगे फिर? हाय हाय हाय, हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल? तो मेरा नाम है अक्षय त्यागी और हम लाइट ऑन कर देते हैं, ठीक है। तो भाई आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्या? फॉर्मूलाज पढ़ने वाले हैं, है ना। और कौन से फॉर्मूला? सारे के सारे, पूरी क्लास 11 के। तुम्हें याद होगा, जो बच्चे मुझे पहले से जानते हैं, जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को मैंने कुछ चैप्टर के फॉर्मूलाज लिखवाए थे स्टार्टिंग में, 2-3 चैप्टर्स के ना। लेकिन फिर मैंने तुम्हें बोला था कि मैं कंप्लीट एक ही वीडियो में सारे फॉर्मूलाज दे दूंगा, सो दैट तुम्हें इधर उधर ना भटकना पड़े ना, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पहले फॉर्मूले, पहले चैप्टर के साथ। चैप्टर वाइज ही कराऊंगा आज भी, है ना। पहले जैसे हम करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशंस, फिर हम करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, देन मोशन इन प्लेन, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा एनएलएम, एनएलएम के पास तुम्हारा, समझ रहे हो, इसी सीक्वेंस में चलेंगे, ठीक है। और पीपीटी तुम्हें कहां मिलेगी? पीपीटी तुम्हें मिल जाएगी भाई, इसकी पीडीएफ, जो भी फॉर्मुलाज मैं कराऊंगा वो सारी पीडीएफ तुम्हें यहां मिल जाएंगे ना। तो क्लास 11th के लिए टेंशन ना लो बेटा, अब आते रहेंगे, ठीक है। अब सिलेबस खत्म कर दिया ना तुम्हारा, अब सिलेबस खत्म होते देखो तुम्हारे लिए चीजें कैसे आती है ना। चलो भाई, ठीक है। तो पहले चैप्टर ये, आई थिंक तुमने पहले भी ये फॉर्मुलाज कुछ पढ़े हुए, मैंने पहले भी इनमें से कुछ कराए हुए हैं ना, ठीक है। पर फिर भी एक बार वापस रिवीजन, क्योंकि ये वीडियो पूरे कंप्लीट 11th क्लास की होने वाली। कंप्लीट 11th सुन रहे हो? कंप्लीट 11th। तो देखो शुरुआत में सबसे पहले हम भाई शुरुआत करते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस की, जहां पर तुम ये वाला फॉर्मुला पढ़ते हो, n1 u1 = n2 u2, ठीक है। तो इसके बाद तुम एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस 3 सिस्टम पढ़ते हैं, है ना। फुट पाउंड सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। इसके बाद हम 5 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ते हैं, बेसिकली होती 7 है, लेकिन 2 हम ये नहीं पढ़ते भी फिजिक्स में ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसके बाद हम थीटा का फॉर्मुला, ऐसा अपॉन आर, ओमेगा का फॉर्मुला, एरिया अपॉन आर स्क्वायर, ये सब पढ़ते हैं ना, ठीक है। रेडियन में होती है यूनिट, याद रखना थीटा की, और इसकी स्टेरेडियन में होती है। ये कुछ कन्वर्जन क्वांटिटीज है जो तुम्हें याद होनी चाहिए, साइड हो जाए तो लिख लो भैया, 1 2 3 एंड गो, ठीक है। इसके बाद डिस्टेंस, फंडामेंटल क्वांटिटीज के, फिर हम यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मुला लिखनी स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे डिस्टेंस का ये हो गया, वेलोसिटी का LT-1, एक्सेलरेशन LT-2, फोर्स MLT-2, वर्क ML2T-2, मोमेंटम LT-1, पावर ML2T-3, ये सब याद होनी चाहिए, क्योंकि क्लास 12th में भी तुम्हारे काम आने हैं, ठीक है। स्पेशली नीट वाले बच्चे और आईटी वाले बच्चे ज्यादा ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर प्रेशर अपॉन स्ट्रेस, इसका प्रेशर या स्ट्रेस का फॉर्मुला देख लिया। फिर एंगुलर मोमेंटम, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, चार्ज, ठीक है। कुछ डायमेंशनलेस क्वांटिटी जो तुम्हें पता होनी चाहिए, रिलेटिव डेंसिटी, प्लेन और सॉलिड एंगल, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। डायमेंशनल कांस्टेंट की पूछ लेता है, इसलिए मैंने ये अलग से लिख दिया, ठीक है। इसके बाद 1 2 3 एंड गो, ठीक है। फिर डायमेंशन एनालिसिस सीखा होगा तुमने कि भाई इक्वल, ध्यान रखना प्लस में जो होती है सेम क्वांटिटीज होनी चाहिए, इक्वल में भी, है ना, ठीक है। अगर L + T ये कभी पॉसिबल नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आ गया भी तुम्हारे, जिससे हम फॉर्मुलाज भी प्रूव कर देते हैं, ठीक है, ये वाली चीज। इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों को पता होनी चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर देख लो, जैसे 4 है, यहां भी 4 है, यहां 5 है, डेसिमल के बाद की 0 काउंट होती है, ध्यान रख, ठीक है। यहां सिर्फ 3 है भाई, सिर्फ 3, ठीक है। यहां 320, यहां 4 है भाई। एक्चुअल में ये क्वेश्चन कभी भी ऐसा आएगा नहीं, मैंने तुम्हें शायद बताया होगा, ये एक मिसकंसेप्ट है बच्चों का, ठीक है। ये आता नहीं इस तरह से, ठीक है। इसके बाद यहां पे तुम्हारी 1 2 3 4 डेसिमल के बाद की काउंट होगी। फिर तुम मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई में आ गई तुम्हारी 2, ठीक है, जो मिनिमम वाली है, ठीक है। इसमें तुम्हारी भैया देख लो, यहां भी आंसर तुम्हारा 2 आ गया भाई, देखो डेसिमल के बाद की एडिशन में ऐसे करते हैं, ठीक है। 1 2 3 एंड राउंडिंग ऑफ भी तुम्हारा मेन जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअल में ये कि जब यहाँ पे 5 होगा, बेसिकली तुम्हें पता है 5 से छोटा होगा तो राउंडिंग ऑफ नहीं होता, 5 से बड़ा होगा तो राउंडिंग ऑफ हो जाता है। लेकिन अगर 5 है तो क्या देखें, 5 और आगे इवन है तो राउंडिंग ऑफ नहीं होगा, 5 के आगे अगर ओड है तो राउंडिंग ऑफ हो जाएगा, ठीक है। एरर वाला जो कॉन्सेप्ट है तुम्हारा सीबीएसई से कट चुका है, बट ये नीट में पूछा जाता है, इसके लिए इसके भी फॉर्मूले मैंने लिख दिए, ठीक है। ये ग्रेडियंट से, कुछ ग्रेडियंट के प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर डिवाइडेड बाय लेंथ हो जाता है, इसको प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट वेलोसिटी बाय लेंथ को बोलते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट v बाय लेंथ को बोलते हैं। टेंपरेचर ग्रेडियंट टेंपरेचर बाय लेंथ को बोलते हैं, ठीक है। ये रहा तुम्हारा यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर। इसके बाद आता है तुम्हारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात की जाती है, ठीक है। इसके बाद वेलोसिटी का फॉर्मुला, फिर एवरेज स्पीड का फॉर्मुला, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मुला, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का हम ये वाला फॉर्मुला भी पढ़ते हैं। इसके बाद एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मुला एक हम डेल्टा x बाय डेल्टा t भी पढ़ते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मुला डेल्टा v बाय डेल्टा t भी बोलते हैं, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx बाय dt होती है, और एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस की बात करूं तो भाई dv बाय dt होता है। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं dx बाय dx है तो देखो एक नया फॉर्मुला बनेगा v dv बाय dx, एक ये फॉर्मुला है, ठीक है। इसके बाद हम वेलोसिटी इंटीग्रेशन से भी ढूंढ सकते हैं, एक्सेलरेशन का dt के साथ इंटीग्रेशन कर दो, सेम हम x यानी पोजीशन ढूंढ सकते हैं, v dt कर दो इंटीग्रेशन में। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है तुम्हारी, ये चौथी भी तुम पढ़ लो, ये तुम्हारे काम आती है। SNF वाला फॉर्मुला, ये तुम्हें सबको पता होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद
ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट को तुम ड्रॉप करते हो तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, जब तुम ऊपर फेंकते हो तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी जीरो होती है। ये गैलीलियो साहब ने एक रिलेशन दिया था, इस प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ग्राफ हम एक्सटी ग्राफ के बनाते हैं, स्लोप देता है वेलोसिटी, वीटी ग्राफ का स्लोप देता है एक्सेलरेशन, और वीटी ग्राफ का एरिया देता है डिस्प्लेसमेंट। ये पता होना चाहिए। स्पीड टाइम ग्राफ। अच्छा देखो, ये जो फॉर्मुला शीट है ना, एक तरह का सीक्वेंस बताया जा रहा है तुम्हें ना किसी भी चैप्टर का। तो जितने भी बच्चे चैप्टर पढ़ चुके हैं, नोट्स बना चुके हैं मेरे ना, वो सब क्या करेंगे, नोट्स खोलो और मैं आगे करते चलो, देखते चलो, अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ऐसे मन में रिवाइज करते चलो। फॉर्मुला शीट को सिर्फ ऐसा मत लेना, ये बाद में फॉर्मुला शीट तुम डाउनलोड कर लेना, ये टेलीग्राम पे तुम्हें मिल जाएगी। जब भी तुम्हारे एग्जाम से पहले तुम तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहे हो बैठ के, तो हमेशा फॉर्मुला शीट लेके बैठना। जो भी क्वेश्चन है, फॉर्मुला शीट देखा, क्वेश्चन सॉल्व किया। पहले क्वेश्चन की अप्रोच इसी तरह बनेगी, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, फिर तुम फॉर्मुला भूल जाओगे, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। फॉर्मुला साइड में होनी चाहिए, इसलिए दे रहा हूं तुम्हें ना, सीक्वेंस बनाने के लिए। लेकिन ऐसे बोल के बता रहा हूं, देने को मैं फॉर्मुला शीट पूरी ऐसी दे सकता था, है ना, लेकिन मैं ये सीक्वेंस क्यों बता रहा हूं, जिससे कि तुम्हारे दिमाग में याद हो कि हाँ तुमने ये सब पढ़ लिया, तुमने ये सब पढ़ लिया, इस तरह से रिकॉल करते हुए चलना। ठीक है, इसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी सीबीएसई से कॉन्सेप्ट कट गया भाई, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए वीए माइनस वीबी अगर सेम डायरेक्शन है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो वीए प्लस वीबी हो जाएगा भाई। ठीक है, कभी भी तुम लिफ्ट के अंदर बैठे हो, तुमने कोई कॉइन छोड़ा, अगर लिफ्ट ऊपर तरफ एक्सेलरेट कर रही है, तो एक्चुअल में जो जब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा लिफ्ट का, तो जी प्लस ए हो जाता है, अपरेंट वेट बढ़ जाता है, मतलब समझ रहे हो ना, बढ़ जाता है, एक्चुअल में भारी फील होता है। लेकिन लिफ्ट अगर नीचे जा रही है तो जी माइनस ए हो जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद अच्छा पहले यहां देख लो, लिख लिया भाई, नोट कर लो, 1 2 3 एंड गो कर दें आगे। चलो 1 2 3 एंड गो। चलो 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 अगला। अब ये चैप्टर तुम्हारा मोशन इन ए प्लेन, जिसके अंदर पहला पार्ट तुम्हारा वेक्टर आता है। भाई सब आता है नहीं आता, बोलो वेक्टर आता है। वेक्टर के अंदर सबसे पहले देखो, हम एक्चुअल में जो पढ़ते हैं, वेक्टर के कंपोनेंट्स ब्रेक करना पड़ते हैं। वेक्टर क्या है वो पढ़ते हैं, तो उसके अंदर कोई फॉर्मुला तो नहीं है, बट वेक्टर के कंपोनेंट्स ब्रेक करना तुम्हें पहले आना चाहिए। अगर कोई ए वेक्टर इधर दिया हुआ है, थीटा ये, तो थीटा के साथ वाला कोस थीटा, थीटा से दूर वाला है साइन थीटा। उसके बाद अगर दो वेक्टर के बीच 90 डिग्री, देखो नॉर्मली 90 डिग्री होता है तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं वेक्टर का रिजल्टेंट, कैसे, अंडर रूट करते हैं, दोनों क्वांटिटीज का स्क्वायर कर देते हैं। बट अगर एंगल 90 डिग्री ना हो, कुछ और थीटा दिया हो, तो उसके लिए रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको ऐसा दिखेगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लेकिन अगर दो वेक्टर आपस में माइनस हो रहे हैं, तो बीच में माइनस आ जाएगा, ध्यान रखना बस, है ना। वेक्टर की डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला tan phi इक्वल्स टू a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा। देखो ये वेक्टर की डायरेक्शन है, ये दो वेक्टर के बीच का एंगल है। दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, या तो उनकी टेल जुड़ी हो, या देख रहे हो टेल, या हेड जुड़ा हो, ध्यान रखिएगा बेटा ये बात। ठीक है, इसके बाद अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट मैक्सिमम, थीटा 180 डिग्री तो रिजल्टेंट मिनिमम। 180 डिग्री का मतलब ही cos 180 होता है, -1, इसलिए a माइनस बी आ गया। ठीक है, इसके बाद अगर यूनिट वेक्टर की बात करें तो आई कैप, अगर इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो 1 होगा। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा भाई साहब, ये होगा a वेक्टर अपॉन a है। ये रहा तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट, a डॉट b इक्वल्स टू ab cos थीटा। अगर दो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आंसर 1 आएगा। सेम, अगर सेम होने चाहिए, ऑपोजिट होंगे तो 0 आ जाएगा। क्यों, i और j के बीच एंगल 90 डिग्री होता है, cos 90 डिग्री 0 होता है। देखो यहाँ 90 डिग्री खत्म। क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, ए बी साइन थीटा एन कैप, ये एन कैप कैसे निकालोगे, आई क्रॉस जे होता है के कैप, जे क्रॉस ए होता है, जे क्रॉस आई होता है माइनस के कैप। कैसे निकालोगे, साइकिल से, आई जे। अगर आई क्रॉस जे हो रहा है तो आंसर के आता है, जे क्रॉस के हो रहा है तो आंसर आई आएगा। उल्टा करोगे तो आंसर माइनस में आते, ध्यान रखिएगा बेटा ये बात। ठीक है, इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना, तो तुम्हारा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय 2 कर देना भाई। ठीक है, पैरेललोग्राम निकालना तो सिर्फ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल देना। ठीक, इतना था तुम्हारा वेक्टर। वेक्टर के बाद अच्छा इसमें कुछ लॉ है, कॉम्यूटेटिव लॉस, ये सब वही है जो बेसिक मैथ्स के लॉ, जैसे ए डॉट बी इक्वल होगा ए डॉट बी प्लस सी इक्वल होगा ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी, है ना, वो कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, वो तुम्हें इतने लिखने की जरूरत नहीं। 1 2 3 को प्रोजेक्टाइल मोशन आता है। इसके बाद कोई भी तुमने प्रोजेक्टाइल फेंका यू वेलोसिटी के साथ, तो इसको थीटा, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूएक्स, इसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के ऑपोजिट में कोई फोर्स नहीं है, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये धीरे धीरे कम होता है क्योंकि नीचे ग्रेविटी है। यूएक्स को यू cos थीटा, यूवाई को यू sin थीटा लिख सकते हैं भाई। इसके बाद टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है कि कितनी देर में बॉल हवा में रही, कितनी देर तक बॉल हवा में रही, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला u sin थीटा अपॉन g। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। रेंज यानी कितनी दूर तक गई, इसका फॉर्मूला u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा। अगर थीटा तुम्हारा 45 डिग्री हो तो ध्यान रखना रेंज मैक्सिमम होगी। ठीक है, ये रहा भाई साहब, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो प्रोजेक्टाइल होते हैं वो एक्चुअल में उनकी रेंज सेम होती है, कॉम्प्लीमेंट्री, थीटा और 90 माइनस थीटा, है ना। ठीक है, इसके बाद अगर तुम्हें ये ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन है, ट्रेजेक्ट्री मतलब किसी भी पॉइंट पे तुम्हें जानना हो इसकी y और x क्या पोजीशन है ना, तो उसका फॉर्मूला y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसके बाद आता है भाई सर्कुलर मोशन। सबसे पहले हम एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं विच इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। बिल्कुल रिलेट करो लीनियर वेलोसिटी से, है ना, वहां पे डेल्टा x बाय डेल्टा टी आता था, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस निकालना हो तो इसी का डिफरेंशिएशन कर देंगे, डी थीटा बाय डी टी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें, v इक्वल्स टू ओमेगा r होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 अपॉन t होता है, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई r अपॉन v। वाई क्यू सर्कमफ्रेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, यहीं से अगर मैं बोल दूं कि एक चक्कर लगा दिया, कंप्लीट एक चक्कर, क्या थीटा हो गया 360 डिग्री, दैट इज 2 पाई। ये रहा भाई एंगुलर वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला ये है ना, ये टाइम निकालने का फॉर्मूला 2 पाई अपॉन ओमेगा।
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर अपॉन आर, इसका आर ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने का एम वी स्क्वायर अपॉन आर। साइड होते हैं 1 2 3 एंड गो। अब कुछ बच्चों ने ना ये ऑलरेडी पहले कर रखे हैं, उन्होंने मेरी वो 3-4 क्लासेस देखी होंगी, तो ये मत सोचना कि सर यही कराएंगे वापस, नहीं, टेंशन मत लो, इस वीडियो में कंप्लीट होगा। बट ऑब्वियसली बात है, मैं सिर्फ वो 4 चैप्टर छोड़ के बाकी के नहीं करा सकता था, तो मैंने सोचा इनको इसी में मर्ज करके पूरा कंप्लीट एक साथ करा देता हूं। ठीक है, चलो। अगर नॉन सर्कुलर मोशन होगा तो भैया ये बेसिकली, वैसे ये नीट में पूछा जाता है, पर तुम लोग सीबीएसई के अगर चाहते हो तो देख लो भाई। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, अगर इसको इंस्टेंटेनियस पूछ लो तो डी ओमेगा बाय डी टी हो जाएगा, और इसको ये एक्चुअल में डबल डिफरेंशिएशन है डी थीटा का, तो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में जो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, स्पीड इंक्रीज कर रहा है, और ये सेंट्रीपिटल जो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, या नेट एक्सेलरेशन। वेक्टर वाले फॉर्मूले से ऐसे लिख सकता हूं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एक और है आर अल्फा, या डीवी बाय डी टी, ध्यान रखिएगा बेटा। ठीक है, ये रिवर ब्रॉड प्रॉब्लम है भाई, और ये तुम्हारा नीट और जेई में अब सीबीएसई से कट चुका है, रिवर ब्रॉड प्रॉब्लम है ना। ठीक है, ये देख लेना अगर तुम्हें देखने इनके फॉर्मूलाज मैंने लिख दिए वैसे ना, 1 2 3 एंड गो। इसके बाद आता है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन भाई। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की बात करें तो सबसे शुरुआत में मोमेंटम पढ़ लेते हैं, मोमेंटम के बाद P इक्वल्स टू mv, इसके बाद हम डायरेक्ट सेकंड लॉ का फॉर्मूला आता है इक्वल्स टू dp बाय dt, यहां से P की जगह mv लिखोगे, तो अगर तुम इनका डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो कुछ ऐसा मिलता है। अगर मास कांस्टेंट कर दोगे तो मास का डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला आता है, लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट कर दोगे तो फॉर्मूला ये आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा, दोनों तरीके से लिखते हैं। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम, अगर वेलोसिटी इधर आते वक्त और सेम वेलोसिटी से वापस चला जाए तो चेंज इन मोमेंटम 2mu हो जाएगा भाई। ठीक है, अगर किसी एंगल से आएगी तो 2mu cos थीटा हो जाएगा भाई मेरे। ठीक है, ये तुम्हारा क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया भाई। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तभी है जब एफ एक्सटर्नल 0 होगा, ध्यान रखिएगा। 1 2 3 एंड गो, ये तुम्हें सेंटर ऑफ मास में पढ़ाया हुआ है मैंने। इसके बाद लिफ्ट और मंकी वाला कॉन्सेप्ट, जैसे लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट था ना, जब लिफ्ट ऊपर जा रही थी, सिक्का छोड़ा था, G+A आ गया था, सेम कॉन्सेप्ट तुम्हें मंकी और इसमें यूज करना है ना। ऊपर नॉर्मल फोर्स है, नीचे mg है। ध्यान रखना, जब भी लिफ्ट अचानक से ऊपर एक्सेलरेट करेगी तो तुम भारी फील करते हो, तो G+A, नॉर्मल का फॉर्मूला mg+A। सेम जब मंकी ऊपर जाना चाहेगा तो टेंशन एक्चुअल में ही हो जाएगी mg+A, ध्यान रखिएगा बेटा ये बात। ठीक है, इसके बाद सेम अगर लिफ्ट नीचे आएगी तो mg- हो जाएगा, और अगर फ्री फॉल हो जाएगी, इसका धागा टूट जाए भाई, धागा टूट जाए तो टेंशन 0, धागा ही टूट गया भैया। ठीक है, और ये फ्री फॉल हो जाएगा, यहां पे तुम्हारे नॉर्मल हो जाएगी 0। ये 3 कॉन्सेप्ट। इसके बाद पुली की अगर बात करो, देखो बेसिकली इतनी पुली तुम्हें आती नहीं है, पर हाँ अगर इधर भी टेंशन टी इधर भी, तो यहाँ पे टोटल टेंशन 2T हो जाती है। ये बहुत कम पूछता है तुमसे। ठीक है, मान लो ये मास इधर जा रहा है, ये मास ऊपर जा रहा है, तो एक्सेलरेशन फॉर्मूला डायरेक्ट m2 - m1g अपॉन m1 + m2, ये डायरेक्ट फॉर्मूला ये तुम यूज कर सकते हो। मैंने कॉन्सेप्ट से कराए हुए हैं, जिन बच्चों ने क्लासेस देखी, जिन्होंने पूरा सिलेबस मेरे साथ किया, उन्हें पता होगी। कोई भी बच्चा अगर ऐसा है ना जिसने कोई भी चैप्टर बीच का छोड़ के आगे जाके सीक्वेंस मिस करके कोई आगे का चैप्टर पढ़ा होगा, उसे समझ में नहीं आएगा, फिर वो कमेंट में लिखेगा सर ये तो समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं आपने क्या लिख दिया, है ना। तो बेटा सभी बच्चों से बोलूंगा, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो प्लीज सीक्वेंस मिस मत करना। ऐसा नहीं कि तुमने एनएलएम नहीं पढ़ा, काइनेमेटिक्स का कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा, तुम सीधा ग्रेविटेशन खोल के बैठ गए, या तुमने कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा सीधा रोटेशन खोल के बैठ गए, तुमने फ्रिक्शन नहीं पढ़ा तुम वर्क पावर एनर्जी खोल के बैठ गए। अगर ऐसा करोगे तो दिक्कत हमेशा आएगी, तो प्लीज मत करना। ठीक है, और हाँ भी देखो एक चीज बताता हूँ, अब हम इतने तेज में लेक्चर ले रहा हूँ या बता रहा हूँ जो भी है ना, तो कभी कभी हो सकता है कोई चीज जीप फिसल जाए, कुछ ऐसा बोल दूं जो थोड़ा सा गलत हो, टेंशन मत लो। ठीक है, वो प्लीज कोई बच्चा कमेंट में ऊपर लिख दिया करो कि सर आपने गलती से बोल दिया। जैसे मैंने एक वीडियो देखी, मैंने वहां स्ट्रेस लिख दिया गलती से, बोल स्ट्रेन रहा था, लिख दिया गलती से स्ट्रेस, तो बच्चे ऐसे कहते हैं सर आप तो स्ट्रेस स्ट्रेन को मिक्स कर रहे हो। बेटा तुम लोग 11th क्लास में हो, इतनी तो तुम भी है वो कर सकते हो ना। सोचो टीचर लगातार पढ़ाते हो, कभी कभी चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना इज और लिख देता आ रहा हूं, ये बेसिक मेरे साथ किसी के साथ भी हो सकता है ना। तो तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम हेल्प करो इस चीज में। तुम्हें ऊपर एक कमेंट लिख देना चाहिए कि सर गलती से सर आपने आर लिख दिया, लिखना इज था, बस। सोचो कितनी बेसिक सी कॉमन सेंस वाली बात है ना। आई होप कि समझोगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 एंड गो। फ्रिक्शन फ्रिक्शन फ्रिक्शन, इसके बाद फ्रिक्शन आता है भाई, ये एनएलएम चैप्टर की ही पार्ट है। मैंने वीडियो में अलग से कराया, बहुत बच्चों ने फ्रिक्शन देखा ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं देखा। बहुत सारी मतलब फ्रिक्शन वीडियो पे बहुत कम हुए हैं, और जबकि फ्रिक्शन मैंने पूरा डिटेल्ड पढ़ा है। सिर्फ नीट और जेई वाले बच्चों ने देखा, स्कूल वाले बच्चे क्यों नहीं देखते। मैं मानता हूं स्कूल में बहुत सारी जगह तो फ्रिक्शन एसएचएम ये पढ़ाए भी नहीं जाते, आगे बढ़ जाते, पर तुम्हारा नुकसान होगा। तुम आईआईटी नीट के लिए कैसे तैयारी कर पाओगे, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो बैंड बच जाएगी भाई। प्लीज करो यार। ठीक है, फ्रिक्शन सबसे पहली बात, स्टैटिक फ्रिक्शन तुम्हारा सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन होता है भाई। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, उसे बोलते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला μSN होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन जब ऑब्जेक्ट चलने लग जाए तो फॉर्मूला μKN होता है। ये μK क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इसका ग्राफ ये रहा भाई साहब। ठीक है, चलो अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो देखो ये tan थीटा, अगर मैं ये थीटा निकाल दूं, ये फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल फोर्स होगा, इसी को एंगल ऑफ फ्रिक्शन नाम दे दिया है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट जस्ट अबाउट टू स्लाइड है, स्लाइड नहीं करा, जस्ट अबाउट, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज इस टाइम पे। ठीक है, ये μS के बराबर हो जाएगा भाई। अगर सर्कुलर डायनेमिक्स से बात करें, कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे ऐसे जा रहा है, तो इसमें इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकती है, √μRg। म्यू क्या, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, साइक्लिस्ट की बात करूं, जो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट होती है, उसके अंदर वेलोसिटी का फॉर्मूला Rg tan थीटा रूट में। कॉनिकल पेंडुलम जो होती है उसके अंदर फॉर्मूला 2π √L cos थीटा बाई जी।
ये कॉनिकल पेंडुलम तुम्हारी पूछता नहीं वैसे 1 2 3 एंड गो। ठीक है, देख लो भाई, पहले यहां तक क्लियर है सबको? देखो 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 ये नजारे, जल्दी देखो फिर आगे बढ़ते हैं ना। चलो भाई, चलो चलो चलो, नेक्स्ट पेज है ना। वर्क पावर एनर्जी पे आ जाता है भाई साहब। वर्क पावर एनर्जी के अंदर सबसे शुरुआत में बात करें तो वर्क का फॉर्मूला एफ डॉट डी, दोनों ही वेक्टर हैं, आंसर स्केलर आएगा। अगर थीटा 180 डिग्री तो माइनस एफ एस है ना, इसको नेगेटिव वर्क बोल देते हैं। थीटा 0 तो एफ एस पॉजिटिव और थीटा 90 तो वर्क, अदरवाइज एफ एस कॉस थीटा। ठीक है भाई, इसके बाद काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर वर्क डन का, और भी अगर वेरिएबल फोर्स हो तो एफ डॉट डी आर लिख देंगे भाई साहब। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम तुम्हारी ये है, इसको डिटेल में भी अगले पेज बताऊंगा, टेंशन मत लो है ना। पोटेंशियल एमजीएच हो गया तुम्हारा है ना, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया, इनिशियल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक। ठीक है, 1 2 3 एंड गो। अब इसको डिटेल में जाते हैं ना। अगर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वर्क डन वहां पे इतना होता है, तो इसका ऑपोजिट एक्जेक्टली, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स होती है स्प्रिंग फोर्स है ना। इसके बाद पावर वर्क अपॉन टाइम, और यहां पे इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। किसी भी चीज की एफिशिएंसी निकालनी तो पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट इनटू 100%। अब कुछ फॉर्मूले जो और डिटेल में बताता हूं। काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन पी स्क्वायर अपॉन 2m भी ले सकते हैं तुम। वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन पेंडुलम होता है माइनस mgl l cos थीटा। यहां पे पेंडुलम ये रही तुम्हारी, यहां पे मान लो इस जगह है ना, ये एंगल थीटा जो बन रहा है। ठीक, इसके बाद वर्क डन तुम्हें पता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, लेकिन कौन सा वर्क डन? टोटल वर्क डन, चाहे एक्सटर्नल का हो, चाहे कंजर्वेटिव का हो, चाहे सूडो का हो, चाहे नॉन कंजर्वेटिव का हो। अब ज्यादातर केस में नॉन कंजर्वेटिव, सूडो और एक्सटर्नल हम नहीं लेते, तो या फिर एक्सटर्नल लेते हैं सिर्फ है ना। कंजर्वेटिव वर्क डन ही माइनस ऑफ डेल्टा ई होता है, तो माइनस डेल्टा ई उधर पहुंच जाएगी। ठीक है, तो वर्क डन तुम्हारे इसके भी इक्वल हो जाता है। 1 2 3 एंड गो। ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात करें, अगर कोई तुमने रस्सी ऐसे घुमा रहे हो, डू 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 ऐसे घूम रही है गोल है ना, तो यहां पर उसकी मिनिमम कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए कि पूरा चक्कर लगा दे? तो ये होती है √5 g, और यहां पर कितनी होनी चाहिए? √g, तब पूरा चक्कर लगा देगी। ये किसी भी पॉइंट पर टेंशन का फॉर्मूला लिख लो भाई, इससे तुम्हारे सारे मुश्किलें आसान हो जाती है। 1 2 3 एंड गो। अगला, अच्छा कर लिया ना नोट? हाँ भाई, चलो चलो चलो। एक बार रोटेशन मोशन आता है, रोटेशन मोशन के अंदर लेकिन पहले सेंटर ऑफ मास के फॉर्मुलाज बताए जाते हैं, उसके बाद रोटेशन ऑफ मोशन की बात होती है। तो सेंटर ऑफ मास अगर बेसिकली अगर पूछे कोई भी किसी x दूरी पर पूछा जाए किसी है ना, तो m1 x1 प्लस m2 x2 डैश 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 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब अगर तुम्हारा सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर कब होता है? जब f एक्सटर्नल 0 होती है, तो उस टाइम पे तुम्हारा सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे तो m1 x1 इक्वल्स टू m2 x2। और एक और चीज ध्यान रखना, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो तुम्हारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कौन? dp बाय dt इक्वल्स टू 0 हो गया, तो तुम्हारा p कांस्टेंट होता है ना, यहां से भी तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आ जाता है। अगर तुम्हारा सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे, दैट इज फोर्स एक्सटर्नल 0 है ना, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होती है? इसका डिफरेंशिएट कर दो तो ये आएगी m1 v1 m2 v2 है ना, अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे इसका डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा, ये रहा भाई साहब। लीनियर मोमेंटम ये तुम्हें पता ही है, m1 v1 है ना। टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू रेडियस, एक्चुअल में ये फॉर्मूला अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ये होता है टॉर्क r क्रॉस f, एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है, लेकिन इसको r f sin थीटा भी लिख सकते हैं n कैप। ये दोनों वेक्टर फॉर्म है ना। ये एंगुलर मोमेंटम होता है, इक्वल टू r क्रॉस p। ठीक है, ये रहा तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम। कौन है भाई साहब? ठीक है, इसके बाद आते हैं 1 2 3 इनको। सेंटर ऑफ मास, कुछ चीजों का सेंटर ऑफ मास तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे यूनिफॉर्म रोड की बात करूं तो आधे में होता है एग्जैक्टली बीच में। ठीक है, अगर मैं रिंग की बात करूं तो सेंटर पर होता है, सेंटर पर कोई छूने की जगह नहीं, इमेजिनेशन पॉइंट है ना। ठीक है, सेमीसर्कुलर रिंग की बात करूं 2r/π होता है। कैसे सेमीसर्कुलर रिंग भाई? यदि मान लो इसके यहां पे होता है, ये सेंटर है, यहां कहीं होता है 2r/π है ना। ये डिस्क है, ध्यान रखना, डिस्क 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 डिस्क, यह है डिस्क 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 है, डिस्क डिस्क, ये डिस्क है ना। डिस्क पे 4r/3π यहां कहीं होता है। होलो हेमिस्फीयर r/2 पे, सॉलिड कोन h/4 पे, सॉलिड हेमिस्फीयर 3r/8, ट्रायंगुलर लेमिना h/3। और भी ये सॉलिड स्फीयर की बात करूं तो एग्जैक्ट सेंटर पर है ना, ये नोट कर लेना 1 2 3 एंड गो। इसके बाद भाई ये तुम्हें पता होनी चाहिए, ये मास डेंसिटीज है तुम्हारी है ना। तो लैम्डा को लीनियर मास डेंसिटी बोलते हैं, विच इज इक्वल्स टू m/l। सिग्मा को एरियल मास डेंसिटी बोलते थे, मास पर यूनिट एरिया। इसको रो बोलते हैं मास है ना, वॉल्यूम डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, कॉलिजन की बात करें, अगर दो पार्टिकल जा रहे हैं, एक की वेलोसिटी 1 एक की 2, जैसे मान लो ये वाले पार्टिकल देखो ध्यान से है ना, तो इनकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होती है u1 माइनस u2, अगर इसकी ग्रेटर देन है। ठीक है, v2 माइनस v1 होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, यहां पर एक आता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भैया। ठीक है, देख लो भैया, देखो देखो देखो, साइड हो गई, लिखो पहले, लिखो 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 भैया। ठीक है भाई, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन तुम्हारा ये रहा है ना। इन दोनों का रेशो ही कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालता है। अगर e की वैल्यू 1 है तो परफेक्टली इलास्टिक है, e की वैल्यू 0 है तो परफेक्टली इलास्टिक है ना। ये वेलोसिटी के फॉर्मूले होते हैं, इनके टकराने के बाद कितनी वेलोसिटी हुई, ये रहे फॉर्मूले। आगे 1 2 3 एंड गो। अब इसके बाद टॉर्क की बात करें, टॉर्क तुम्हारा इंस्टेंट देखो dl/dt भी होता है, बिल्कुल ऐसा जैसे तुम्हारा फोर्स का फॉर्मूला था ना dp/dt, बिल्कुल वैसा ही, उससे मिलता मेल खाता हुआ। देखो एक्जेक्टली सेम रिलेशन है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भाई mr² निकाल दो। ठीक है, इसके बाद परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होती है iz इक्वल्स टू ix, ये सेम प्लेन में होनी चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम i इक्वल्स टू icm प्लस mr², मतलब
ये जो आई है सेंटर ऑफ मास का है ना। मान लो कोई स्फेरिकल बॉडी दे दी, तुम्हें पूछा कि यहां पर बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो यहां का निकालो, ये सेंटर ऑफ मास का हो गया ICM, और ये तुम्हारा बीच का डिस्टेंस D, ये रहा बीच का, ये R यहां पर डिस्टेंस ही है, ध्यान रखना, इसको D लिख देते हैं md²। ठीक है, इसके बाद काइनेमेटिक्स बोल दिए इन्होंने 3 फॉर्मूले, जैसे V = U + AT था, यहां पर ओमेगा = V0 + α/t है। ये U इनिशियल है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये इनिशियल है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये बिल्कुल वही रिलेशन है। ठीक है, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी का निकालना 12mv² r² + k² r², यहाँ पे k रेडियस ऑफ जायरेशन होता है भाई। ठीक है, 1 2 3 एंड गो। इसके बाद कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें पता होनी चाहिए, जैसे अगर रोड की बात करूं तो इसके कॉर्नर से एक्सिस जा रही है 1/3 mr², बीच में जा रही है ml²/12, साइड में d डिस्टेंस दूर md², सिंपल mr² वाला, रिंग की mr², डिस्क की इसके जस्ट हाफ। यही सेम चीज सिलेंडर में होती है। सिलेंडर में देखो, हॉलो सिलेंडर mr², बिल्कुल रिंग जैसा, सॉलिड सिलेंडर में इसकी जस्ट हाफ। होलो कौन mr²/2 भाई, सॉलिड स्फीयर 2/5 mr², होलो स्फीयर तुम्हारा 2/3 mr²। 1 2 3 एंड गो। सॉलिड कौन 3/10 mr², ट्रायंगुलर प्लेट mh²/6, h क्या है हाइट ऑफ ट्रायंगल, एंगुलर इंपल्स तुम्हें पता होना चाहिए टॉर्क डेल्टा टी। आगे आ जाओ भाई, 1 2 3 एंड गो। ग्रेविटेशन बाजू, सबसे पहला फॉर्मूला तुम्हारा ये रहा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला, इसको बोलते हैं जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता है G = gm/r²। अगर मैं और भी बात करूं तो यहाँ पे फोर्स पढ़ने के बाद हम इंटेंसिटी पढ़ते हैं, यही सेम चीज तुम्हें क्लास 12th में पढ़ने को मिलेगी, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, कि किसी मास की वजह से यहां पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा, यहां कितना इंपैक्ट पड़ेगा, इस पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा। तो ग्रेविटेशन इंटेंसिटी को मैंने ICD नोट कर दिया, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दर्शाता है। ठीक है, तो gm/x² अगर तुम अंदर की बात करोगे, gm/r² अगर तुम सरफेस की बात करोगे, और gm/r² अगर तुम बाहर की बात करोगे। ठीक है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल, ठीक है, V = -gm/r, ये r का सरफेस की बात हो रही है, सरफेस ऑफ स्फीयर। ठीक, इसके बाद आ जाओ, अगर अर्थ के ऊपर चले जाओ तुम कहीं बहुत दूर, तो ग्रेविटी का फॉर्मूला भाई ये होता है G ब्रैकेट, ये नई ग्रेविटी का फॉर्मूला, G1 - 2h/r, ये h क्या है हाइट, कितना ऊपर चले गए। अगर तुम अर्थ के अंदर चले जाओ, G1 - d/r, ये d मतलब क्या, कितने अंदर गए, डेप्थ। ठीक है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को UmGH बोल दिया। एस्केप वेलोसिटी, अगर किसी चीज को अर्थ से एस्केप करा देना, उसकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, √2gm/r। रियलिटी में ये gm/r इक्वल होता है gr के। कैसे निकालोगे, देखो r यहां भेज दो, gr², देखो इस वाले फॉर्मूले से रिलेट करो। मेरे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में एक बच्चे ने कमेंट भी किया, सर ये आपने इसकी जगह ये कैसे लिख दिया। सर बेटा यहां देख ले, अगर तू ढूंढेगा तो यार उधर जाएगा तो फॉर्मूला देख ये वाला बन जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3 एंड गो। अब इसके बाद वेरिएशन की बात करें, अगर अर्थ रोटेट करते उसकी वजह से भी एक वेरिएशन आता है, जो फॉर्मूला G - ω²r sin²θ। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी भैया किसी भी ऑर्बिट में रखने के लिए और कितनी वेलोसिटी चाहिए, √gm/r। r क्या है, वो डिस्टेंस है ना ऑर्बिट का, ये इस gm/r की जगह √gr भी लिख सकते हैं। यही चीज मैंने वीडियो में बताई थी ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, एक बच्चे ने पता नहीं क्यों बेटा देख ले ध्यान से, अभी भी समझाया कैसा है। ठीक है, इसके बाद वेलोसिटी ऑफ एस्केप, अच्छा यहां ध्यान रखना, ये अगर सरफेस पे होगा कैपिटल R होगा, बहुत ज्यादा दूरी पे नहीं है सैटेलाइट जो है, तो ये कैपिटल R हो जाएगा, उसकी जगह फिर ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी के देखो एक फॉर्मूला वो था √2gm/r, उसकी जगह ये भी लिख सकते हैं √2gr। इसको सॉल्व करके देखा तो ये आया तुम्हारा 11.2 km/s। केपलर्स लॉ dA/dt कांस्टेंट होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π/√gm r⁻³ यहीं से तुम्हारा टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल आया था r³ के। ठीक है, ये था तुम्हारा ग्रेविटेशन। नोट करो फिर आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ पे इसके आगे और भी है, एनर्जी है भाई, कोई भी सैटेलाइट अगर ऑर्बिट कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी gmm/2r होती है, पोटेंशियल एनर्जी gmm/r होती है, टोटल एनर्जी gmm/2r होती है। एक्चुअल में यहाँ पे हर किसी के आगे माइनस आता है, वो दर्शाता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, वो दर्शाता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक, वो मैंने नहीं लिखा है, देखो यहाँ पे लिख दिया वैसे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। रियलिटी में तुम्हारी यहां पर माइनस आएगा और यहां पर भी माइनस आता है। ठीक है, देख लो भाई, कोई दिक्कत परेशानी फिर आगे चलते हैं। पीछे वाला पेज नोट कर लिया था तुम लोगों ने, है पीछे वाला ये वाला पेज नोट कर लिया था भाई, देख लो 1 2 3 एंड गो। फिर इसके बाद करो ये 1 2 3 एंड गो। अब आगे चलते हैं भाई, चलो। तो भाई देखो आगे की चीज, आगे का था, अरे चल क्यों नहीं, चल गया हाँ, कहाँ गया, हाँ, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पावर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रेस, और स्ट्रेस बेसिकली क्या, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तुम्हारा ΔL/L0, L0 मतलब जो भी तुम्हारी ओरिजिनल लेंथ थी। शेयरिंग स्ट्रेन तुम्हारी जो भी जिस एंगल पे, समझ रहे हो ना, शेयरिंग स्ट्रेन, कोई पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट ये रहा, कहाँ गया भाई, ये क्यों आ गया, सॉरी हटा इसे ना। तो बेसिकली है ना, हाँ, मतलब जो भी तुम्हारा चेंज हुआ, जैसे शेयरिंग स्ट्रेन में किसी को ऐसे पुश किया, नीचे से फिक्स है, आगे से थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो कुछ परसेंट, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट ये था और ये ऐसा हो गया, तो ये वाला, ठीक है, ये रहा तुम्हारा। ठीक, हटा,
हटा दो इसे भाई, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी बाय वी, ठीक है। अब यहां से तुम्हारा हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, स्ट्रेन डिवाइड में आएगा तो ये कांस्टेंट हो गया। अब यहां से आता है यंग्स मॉडुलस, अगर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन कर दो यहां से निकल गया यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया लिखना चाहो तो, स्ट्रेन का फॉर्मूला डेल्टा एल अपॉन एल लिखना चाहो तो तुम्हारी मर्जी है ना, ये तुम फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख लेना, वरना यहां से तुम 70 फॉर्मूले बना सकते हो। यहीं से आता है फिर तुम्हारा बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस। शेयर मॉडुलस की बात करें तो वही शेयरिंग स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन थीटा क्यों लिखा मैंने ये, थीटा मतलब देखो कोई ऑब्जेक्ट ये था, ये खिसक के नहीं से यहां से फोर्स लगाई और ये कुछ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो ये थीटा की बात हो रही है, ये एक्स और ये तुम्हारा एच, यहां से थीटा भी निकाल सकते हो। बल्क मॉडुलस क्या भैया, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाय वी, कोई भी ऑब्जेक्ट है फ्लूइड प्रेशर जो लगा रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है पॉइजन्स रेशो माइनस लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी इसे बोल सकते हैं, ठीक है। मान लो एक सिलेंडर ऐसे लटका है, बहुत साल लटके लटके तो ये थोड़ा खिंच जाता है ना, ये ऐसे खिंच जाता है भाई, ठीक है। तो यहां से आया डेल्टा एल अपॉन एल और डेल्टा डी बाय डी, डी क्या है यहाँ पे डायमीटर की बात हो रही है, नोट करो, पिछला वाला नोट कर लिया 1 2 3 इनको 1 2 3 इनको। इसके बाद आ जाओ इलास्टिक पोटेंशियल हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, पर तुम्हारा जो मेन फॉर्मूला है वो ये यूज होता है, डेल्टा यू बाय वी, मतलब पोटेंशियल इज स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। इसके बाद आ जाओ भाई मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की बात करें, सबसे पहले प्रेशर पढ़ते हैं, थ्रस्ट अपॉन एरिया पढ़ते हैं, फिर डेंसिटी पढ़ते हैं, रो मास अपॉन वॉल्यूम, फिर तुम्हारा प्रेशर विद डेप्थ के साथ एच रो जी, इसका एक और फॉर्मूला टोटल प्रेशर, क्योंकि पी नोट भी लिखेंगे आप, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है प्लस एच रो जी, पास्कल लो P1 इक्वल्स टू P2 यूज करते हैं, F1 अपॉन A1 इक्वल्स टू F2 अपॉन A2 ये भी यूज करते हैं। फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आ जाता है A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, V क्या है वेलोसिटी, ठीक है। इसके बाद ये बायनेंसी का फॉर्मूला भी याद रखना है, वैसे क्लास 9th में पढ़ते हैं, पर फिर भी बायनेंट फोर्स का फॉर्मूला होता है रो ऑफ फ्लूइड, जो भी फ्लूइड है जिसकी है ना वॉल्यूम दोनों का हो सकता है, जितना उसने लिक्विड डिस्प्लेस कर दिया इनटू जी, ठीक है। यहीं से तुम्हारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी आता है, ठीक है। इसके बाद बर्नौलीज प्रिंसिपल की बात करें, प्रेशर 1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल्स टू, ये क्वांटिटी पूरी कांस्टेंट होती है ना, ये बर्नौलीज प्रिंसिपल है भाई। बेसिकली बर्नौलीज प्रिंसिपल ये बताता है कि वेलोसिटी जितनी तुम्हारी ज्यादा होगी इतना प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। तुम देख रहे हो ना, वेलोसिटी अगर बढ़ा दो तो प्रेशर कम करना पड़ेगा चीजों को कांस्टेंट रखने के लिए, ठीक है। फिर आता है टॉर्सलीज लो कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो कोई भी यहाँ पे एक छेद कर दो, यहाँ पे पानी निकलता है ना, किस वेलोसिटी से निकल रहा है, इक्वल्स टू रोट 2gh। वेंचुरीमीटर एक डिवाइस होता है जो नापने काम आता है प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2 को रो अपॉन टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, यहां से वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल सकते हो A2 रूट 2gh रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ठीक है। ये सब हो गया 1 2 3 एंड गो। इसके बाद विस्कोसिटी का फॉर्मूला फोर्स इक्वल्स टू माइनस, ये ईटा होता है, ईटा एरिया dv बाय dz, इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं, है ना। तो ये माइनस ईटा क्या है, विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड है, A फॉर एरिया ऑफ द ईच, जो भी जगह की एरिया है ना, अगर पानी की बात करूं, अगर ये रिवर बह रही है मान लो, तो ये हाइट dv बाई dz है ना। स्टोक्स लॉ आता है कि भैया कभी कोई फ्लूइड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है ना, उसके ऊपर एक फोर्स लगती है ड्रैग फोर्स, जिसको 6 पाई r ईटा v लिखते हैं, है ना। ये r के रेडियस है, जो भी स्फेरिकल, हम स्फेरिकल बॉडी लेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा ये फॉर्मूलास तो तुम्हें मैं दे ही रहा हूं, लेकिन तुम लेक्चर देख लोगे तो तुम्हें और ज्यादा थोड़ा सा है ना, और लेक्चर देखोगे भाई देख लेना है ना, सिर्फ फॉर्मूला देख लोगे ठीक है काम हो जाएगा। ये उनके लिए काम आएंगे जिन बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है सब कुछ, क्योंकि वही तो फॉर्मूला से रिलेट कर पाएंगे। तुम सिर्फ फॉर्मूलाज याद करके सिर्फ एग्जाम में चले जाओ तो इतना फायदा नहीं होगा, देखो मैं रियलिटी बता रहा हूं, ठीक है, ठीक है। इसके बाद सरफेस टेंशन की बात करते हैं, सरफेस टेंशन तुम्हारा होता है परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट लेंथ। और सरफेस एनर्जी की बात करें, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पर फिर मैंने अगली जगह लिख दिया, सरफेस एनर्जी तुम्हारा डेल्टा यू बाय ए, एक्सेस प्रेशर किसी लिक्विड ड्रॉप पर लगता है वो पी आई इंटरनल माइनस एक्सटर्नल प्रेशर 2s अपॉन r, ठीक है। लेकिन यही अगर सोप बबल की बात करूं, उसमें 2 फिल्म लेयर होती है तो वहां 4s बाई r आ जाएगा, ठीक है। कैपिलरी में जो राइज हो जाता है पानी, वो कितना राइज होता है 2s cos थीटा अपॉन रो जी आर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 1 2 3 एंड गो। इसका थर्मल प्रॉपर्टीज आता है, सबसे पहले इसमें पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, बेसिकली केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है पर ठीक है फिर भी यहां हमने बता दिया, ठीक है। लीनियर एक्सपेंशन याद रखना, डेल्टा एल होता है अल्फा डेल्टा टी, ये एरिया की बात करूं 2 अल्फा आ जाता है, इसको बीटा बोल देते हैं। वॉल्यूम की बात करूं तो यहाँ पे 3 अल्फा आता है, एक्चुअल में यहाँ 3 अल्फा आ जाता है, ठीक है। थर्मल स्ट्रेस तो मैं ऑलरेडी लिखवा चुके हैं। स्ट्रेस कहां से आया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस, देखो वहीं से फॉर्मूला है ये वाला, लिख लो। इसके बाद आ जाओ हीट कैपेसिटी, अच्छा लिख लिया 1 2 3 इनको। हीट कैपेसिटी क्यू इक्वल्स टू एमसी डेल्टा टी, भाई साहब सी यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला ऐसे भी, ये सिर्फ सी ढूंढना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी आता है, जहां पे एम की जगह एन आ जाएगा, देख रहे हो एम की जगह बस एन लिख दिया भाई। आगे आ जाओ 1 2 3 एंड को। लेटेंट हीट, जब कोई भी सब्सटेंस, स्पेशली वाटर की बात करें अगर, बिना अपनी टेम्परेचर चेंज के फेज चेंज कर लेता है, वहां पे ये फॉर्मूला यूज होता है भाई। वेन्स डिस्प्लेसमेंट और लैम्डा मैक्स इक्वल्स टू बी अपॉन टी, बी तुम्हारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, या फिर इसे वेन्स कांस्टेंट भी बोल देते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ जा भाई। बोल्ट्जमैन लॉ है तुम्हारा एरा भाई, ठीक है। ब्लैक बॉडी जो रेडिएट करती है ना, सिग्मा टी की पावर 4 होता है। यहाँ पे तुम्हारा हीट ट्रांसफर के डेल्टा टी बाय एल होता है भाई, ठीक है।
ठीक है, देख लो भाई साहब, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग डी क्यू बाई डी टी माइनस के डेल्टा टी है भाई, है ना। चलो अच्छा, यहां पे तुम और भी बहुत सारे फॉर्मूले लगा सकते हो, यहां पे तुम्हें सीरीज और पैरेलल भी यूज होते हैं ना, सीरीज और पैरेलल, ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है सारे के सारे जो तुम्हारे इलेक्ट्रिक करंट क्लास 10th में थे, अगर तुम्हें याद हो तो। जैसे वहां पर रेजिस्टेंस था, यहाँ थर्मल रेजिस्टेंस होता है, वहां रेजिस्टेंस है, थर्मल रेजिस्टेंस होता है, बिल्कुल सेम ही चीजें जो तुम्हारी क्लास 10th में थी वही यहाँ पे सेम रिपीट होती है ना। एक बार ये वाला लेक्चर जरूर देख लेना, बहुत छोटा सा लेक्चर है, ज्यादा बड़ा नहीं है, जो गिने चुने फॉर्मूला और कुछ ऐसे फॉर्मूला, वो फॉर्मूला नहीं कॉन्सेप्ट एक्चुअल में, ठीक है। चलो देख लो भाई, पहले यहाँ पे देख लो, साइड हो जाता हूं मैं, नोट करो। अच्छा, इस स्टेफेंस लो को भी थोड़ा और सही तरीके से बताता हूं मैं ना, ये एक्चुअल लो है ना, यहाँ एब्जॉर्प्टिविटी वगैरह भी, एमिटेंस वगैरह भी यूज करना, ठीक है। तो डी क्यू बाई डी टी ई सिग्मा ए टी की पावर 4, ठीक है। और अगर हीट लॉस की बात करी जाए, ई सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी की एस पावर 4, यहीं से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी लिख लो तुम, ये रहा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। यहाँ पे एक्चुअल में डी टी बाई डी टी भी आ जाता है, डी टी ऊपर कौन सा, टेम्परेचर का, ठीक है। इसके बाद अगर रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस की बात करें, ये रहा फॉर्मूला एल अपॉन के, सीरीज में अगर तुम्हारे दो रोड लगा दो तो तुम इतना होता है थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, के ई निकाल दो भाई, ठीक है। ये बिल्कुल उसके जैसे, जैसे रेजिस्टिविटी नहीं होता था, बिल्कुल वैसा ही है, बस उल्टा है और कुछ नहीं है। आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, क्लास 10 में पढ़ा होगा तुमने, बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पे तुम पैरेलल में फॉर्मूला ये लगा सकते हो, ठीक है। इसका थर्मोडायनेमिक्स आता है, सबसे पहला तुम्हारा ये पढ़ते हो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू भाई, या फिर ऐसे बोल दो क्यू इक्वल्स टू है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ऐसे बोल दो, तुम्हारी श्रद्धा है जैसे तुम बोलना चाहो, ठीक है। फर्स्ट लॉ के अंदर अगर बात करें भाई आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो इंटरनल चेंज देख लो, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो ये रही तुम्हारी सारी चीजें। साइड हो जाता हूं मैं, जरा स्क्रीनशॉट लो भाई साहब, 1 2 3 एंड गो, ठीक। अब इसके बाद अगर बात करें आइसोबोरिक प्रोसेस की, देख लो भाई, आइसोबोरिक में तुम्हारा प्रेशर कांस्टेंट रहता है भाई, देख लो ये रहा तुम्हारा आइसोबोरिक का। इंटरनल चेंज एनर्जी का लिख लेना एन एफ बाई टू डेल्टा आर डेल्टा टी। एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करूं, चेंज इन मतलब हीट ट्रांसफर नहीं होता, तो यहां से पीवी या एडियाबेटिक कांस्टेंट है भाई, ठीक है, ये कांस्टेंट आता है, वर्क का फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन की बात करें, ईटा डब्ल्यू अपॉन क्यू1 1 माइनस क्यू2 अपॉन क्यू1 ले लो, ठीक है। परफॉर्मेंस बीटा से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं अल्फा लिखा होता है, क्यू2 अपॉन डब्ल्यू या फिर क्यू2 अपॉन क्यू1 माइनस क्यू2 लिख लो भाई। एफिशिएंसी कार्नोट इंजन की 1 माइनस टी2 अपॉन डी1, स्पेसिफिक हीट पिछले चैप्टर में पढ़ा दिया था, यहां भी पढ़ लो, ठीक है। और गामा एडियाबेटिक कांस्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूला ये रहा भाई, ठीक है, 1 2 3 एंड गो। मोलर के अंदर एन आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तुम्हें बताइए, सीपी माइनस सीवी को आर आता है तुम्हारा, ठीक है। आगे आ जाओ भाई, आजा भाई। हाँ, काइनेटिक थ्योरी, सबसे पहले गैस लो में बॉयल्स लो की बात करते हैं, ठीक है, जब तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट रख देते हैं। चार्ल्स लो की बात करते हैं जब प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं। गेल-ल्यूसिक लॉ की बात करते हैं जब तुम्हारा वॉल्यूम कांस्टेंट रख देते हैं। ये तीनों रिलेशन है भाई, सब देख लो, 1 2 3 एंड गो। इसके बाद आता है चार्ल्स लो की पूरी डिटेल में भाई, चार्ल्स लो देख लो भाई, ठीक है। फिर आइडियल गैस की इक्वेशन की बात करते हैं, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है, यहाँ पे ये म्यू लिख दिया गलती से मैंने, है ना, एनआरटी लिख लो भाई। यहाँ से आर इक्वल्स टू के एन ए, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और तुम्हारा एवोगाड्रो नंबर का, ठीक है, रिलेशन एक मिल गया, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी 1/3 एन एम वी स्क्वायर भी लिख देते हैं, या फिर तुम्हारी रूट 3 के टी बाय एम भी लिख देते हैं। तो यहां से ये तुम्हारे कई सारे फॉर्मूले जो तुम लिख सकते हो भाई, ठीक है। आरएमएस का फॉर्मूला भी आरएमएस का। अब एक और फ्री पाथ का फॉर्मूला रह गया था आई थिंक, इसे ऐसे डिनोट कर दो, लेमडा से भी डिनोट करते हैं ना इसे, लेमडा से भी डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे कुछ मत लिखना, लेमडा से भी डिनोट कर देते हैं इसे, ठीक है, मीन फ्री पाथ को। एक ट्रांसलेटरी एनर्जी का 3b/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू n इनटू टीबी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इसके बाद ऑसिलेशन पा जाओ, सबसे पहले टाइम पीरियड उल्टा होता है फ्रीक्वेंसी का, ये रहा। फिर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन तो मैं लिखवाई थी, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस 5। फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होता है 2π/t, ठीक है। अगर कोई भी ऑसिलेशन की बात करें तो फॉर्मूला ये होता है, अगर n की वैल्यू 1 हो जाए तो इसी को बोलते हैं SHM, ये SHM के लिए, ठीक है। एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और तुम्हारा माइनस इन दोनों को रिलेट करोगे तो ओमेगा की वैल्यू ये आती है, ठीक है। यहां पर इस के को वेव नंबर भी बोल देते हैं, ठीक है, एंगुलर वेव नंबर। वेलोसिटी का फॉर्मूला ये आया, एक्सेलरेशन आया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, तब तुम इसको यहां से तुम्हारी एक इक्वेशन ये बनेगी, देखो ये, इसको डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी आएगी, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करो ये आएगा, ठीक है। यहां से तुम एनर्जी जो है तुम्हारी किसी भी एसएचएम के दौरान जो एनर्जी स्टोर रहती है पोटेंशियल एनर्जी, वो ये होती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी ये निकल के आती है, दोनों को ऐड कर दोगे टोटल, तो देखो ये दोनों ऐड होकर 1 बन जाएंगे, तो जो तुम्हारी टोटल एनर्जी आएगी 1 2 3 को, वो डायरेक्ट हाफ के स्क्वायर आएगी। टाइम पीरियड की बात करें, स्प्रिंग को ऐसे खींचो, तुम एक ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है वो तुम्हारा रूट 2 रूट m/k होता है, ठीक है। दो स्प्रिंग तुम सीरीज में जोड़ दो तो उनका इफेक्टिव के जो आता है, स्प्रिंग कांस्टेंट वही आता है, के इफेक्टिव पैरेलल में ये आता है भाई। टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम, उसका टाइम पीरियड 2πL/g, जी चेंज कर सकते हो तुम, लिफ्ट में रख दो तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, अगर अर्थ में टनल बनानी हो तो उसमें अर्थ में कोई चीज तुम छोड़ो तो ग्रेविटी पहले खींचेगी, फिर दूर जाते वापस खींचेगी, तो वहां भी ऑसिलेशन होता है,
एसएचएम होता है तो वहां पे फॉर्मूला 2 पाई आर बाई जी आएगा। सेम यूट्यूब जो होती है, यूट्यूब वो वाला नहीं, एक यू शेप की जो ट्यूब होती है उसमें जो पानी रखा है उससे फोर्स लगा दो तो ऐसे ऊपर नीचे होगा, तो उसका फॉर्मूला ये आएगा भाई। ठीक है, एसएचएम का कंबाइन कर दो और कंबाइन करके जो फाइनल एम्पलीट्यूड आएगा उसका फॉर्मूला ए नेट का a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 cos फाइव। फाइव यहाँ पे फेज डिफरेंस। ठीक है, फेज डिफरेंस तुम पढ़ी चुके 1 2 3 एंड को। इसके बाद वेव्स आ जाओ भाई। वेव्स के अंदर अगर बात करें तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, ये वेव की इक्वेशन है जो सेटिस्फाई करती है सारी वेव्स की इक्वेशन, इस इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेंगे। फाई तुम्हारा फेज डिफरेंस 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स, यहाँ पे 2 पाई बाय लैम्डा एक्चुअल में के भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा ऑलरेडी पढ़ चुके, फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा हो जाएगा। प्ले स्पीड ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव भाई तुम्हारी सिंपल है लैम्डा वी, लेकिन अगर ट्रांसवर्स वेव की बात करें वेलोसिटी की तो टी अपॉन टेंशन अपॉन म्यू। म्यू क्या है यहाँ पे, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, सेम अगर वेव साउंड वेव की बात करें फ्लूइड के अंदर, ठीक है, साउंड वेव की बात करें फ्लूइड में तो बीटा अपॉन रो आता है भाई, बीटा अपॉन रो आता है। ठीक है, इसके बाद अगर लॉन्ग ड्यूरेशन वेव की अगर सॉलिड में बात करें तो गामा अपॉन रो आएगा तुम्हारा। ये गामा तुम्हें बताइए क्या है, यंग्स मॉडुलस। ठीक है, बीटा इक्वल्स टू रो प्रेशर भी के इक्वल होता है एक्चुअल में ना, ये बता दिया था लाप्लास साहब ने, लेकिन न्यूटन साहब ने पहले बोला था बीटा इक्वल्स टू प्रेशर होता है बस। तो ये इससे गलत आ गई थी साउंड की जो वेलोसिटी थी, इस इक्वेशन से करेक्ट आई थी। ये गामा ऐसे ढूंढ सकते सीपी बाई सीवी 1 प्लस 2 बाई एफ, यहां से ढूंढ सकते तो तुम्हारा उन्होंने बोला बीटा की जगह गामा रो रखो या फिर पी की जगह आर टी बाई एम रख दो, पी बाई रो की जगह आर टी बाई एम रख दो। तो यहां से लगभग वेलोसिटी आ गई थी 332.5 मीटर पर सेकंड, यहां से सही आ गया था। ठीक है, लाप्लास साहब ने करेक्शन किया था। ठीक है, इसके बाद स्टेशनरी वेव की बात करें तो अगर दो स्टेशनरी वेव, एक ये इधर से आई एक इधर से आई, एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता है स्टेशनरी वेव में, ध्यान रखना। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में एनर्जी का ट्रांसफर होता है, स्टेशनरी वेव में नहीं होता। तो नेट बाई आता है तुम्हारा 2a sin ओमेगा t cos kx। अगर दोनों तरफ से कोई एंड फिक्स कर दो, है ना, ये चैप्टर तो मैंने पूरा फील के साथ पढ़ाया था, तुम इसके बहुत सारी सिमुलेटर दिखाए थे तो देख लेना इस चैप्टर को, तो बहुत गजब तरीके से बताया। ठीक है, दोनों फिक्स कर दो तो फ्रीक्वेंसी आता है n/12। यहाँ n तुम्हारा 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, T4 टेंशन, म्यू तुम्हारा मास पर यूनिट लेंथ। अगर एक एंड फिक्स हो दूसरा ना तो 2n + 1 ये ब्रैकेट में लिखो अपॉन 4l इंटू टी बाई म्यू। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बात करो तो उसकी फ्रीक्वेंसी आती है 2n + 1 वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन 4l। अगर ओपन ऑर्गन पाइप की बात करो तो फ्रीक्वेंसी आता है n वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन 2l। बीट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 1 माइनस फ्रीक्वेंसी 2। ये रहा तुम्हारा फॉर्मूला शीट पूरी क्लास 11th की भाई, पूरी क्लास 11th। इसमें माफ करना अगर कोई 2-3 फॉर्मूले मिस हो गए, हो सकता है ना, माफ करना। मैं एक बार इस वीडियो को जब तुम देख लोगे प्लीज कमेंट में बता देना भाई जरूर कि सर देखो भाई तुम लोगों के लिए बनाई है, तुम्हें पता नहीं पूरी इसमें आधी ज्यादा मैंने हाथ से लिखी है भी बैठ के। ठीक है, क्योंकि कुछ फॉर्मूलाज मुझे ऐसा लगा था कि ये मैंने पढ़ाए हैं क्लास में, ये शायद नहीं है। ठीक है, हो सकता है किसी बच्चे की स्कूल में ये वाला फॉर्मूला बताया, तो मैंने खुद से सारे हाथ से लिखे। कुछ फॉर्मूले जो मैंने टाइप करवाए थे लेकिन बीच बीच में मुझे लग रहा था कि गड़बड़ ना हो, तो इसलिए मैंने देखो खुद से वापस से हाथ से लिखे सारे फॉर्मूले, अगर तुम्हें दिखाई दे रहे हो। ये फॉर्मूलाज तुम्हें सारे के सारे फॉर्मूलाज कहां मिलेंगे भाई? ये फॉर्मूलाज तुम्हें सारे के सारे यहां मिल जाएंगे, इस टेलीग्राम पर, है ना, देख लो भाई टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, इसे स्कैन कर लेना। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अभी जल्दी से तुम्हारे लिए कुछ और भी प्लान कर रहा हूं, धीरे धीरे जल्दी जल्दी, है ना। और तुम लोगों को बताई दिया 10 तारीख को 10th फेब को हम मैराथन करने वाले, कंप्लीट 11th 10th फेब। ठीक है, तो तैयार हो उस मैराथन के अंदर। ऑब्वियस ही बात है क्योंकि कंप्लीट सिलेबस पढ़ना, 14 के 14 चैप्टर पढ़ने, समझ रहे हो। तो मैं कुछ गिने चुने क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, पर मैं सोच के चल रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्जाम में आने के चांसेस है, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, अब ऑब्वियस ही बात है, देखो 11th में तुम बता नहीं सकते कि पेपर में क्या आएगा, क्योंकि हर बच्चे की स्कूल लेवल पे न्यूमेरिकल्स होते हैं, क्वेश्चंस आते हैं ना। बोर्ड एग्जाम होता है तो उसमें प्रिडिक्ट करना थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि बोर्ड एक पैटर्न फॉलो करता है, बट हर स्कूल का बच्चा ये ना लेके चले कि जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो आ जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हर स्कूल का अलग क्राइटेरिया, वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, अलग अलग अपने टीचर की सोच है, वो कुछ भी दे सकते हैं। बोर्ड के लिए एक अलग चीज होती है, 12th का हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं बट 11th का नहीं है, पर फिर भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, बाय बाय, टाटा, सी यू, और नाम याद रखना अक्षय त्यागी सर। ठीक है, चलो ये टेलीग्राम पे आ जाना, मिलते हैं, सारी पीडीएफ पूरी पीडीएफ वहीं मिल जाएगी। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। ठीक है बच्चों, बाय।